आज हम करने जा रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक गोस थ्योरम और वी कैन से इट गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इस टॉपिक को करने से पहले हमें दो चीजों का पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है एरिया वेक्टर। ठीक है, सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है दैट इज गोस थ्योरम या गोस लॉ को समझने से पहले दो चीजों का जानना जरूरी है। उनमें से फर्स्ट हमारा है एरिया वेक्टर। जनरली हम क्या करते हैं, जो एरिया है, एरिया हमारी किस प्रकार की क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। बट फॉर अंडरस्टैंड गोस थ्योरम वी कैन कंसीडर एरिया एज ए वेक्टर। तो अब हम इसे वेक्टर कैसे बनाएंगे? कोई भी अगर हमारे पास वेक्टर है, ठीक है, वेक्टर के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। फर्स्ट वन मैग्नीट्यूड एंड सेकंड वन इज डायरेक्शन। सेकंड वन इज डायरेक्शन। तो वेक्टर के अंदर दो वैल्यू है हमारी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। अगर हमें एरिया को वेक्टर बनाना है तो एरिया का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड तो होगा, लेकिन अब इसकी डायरेक्शन कैसे होगी? अब हमने क्या करना है, मान लीजिए हमारे पास क्या है, ये एक एरिया है, तो इसकी डायरेक्शन कैसे हम ड्रॉ करेंगे, डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे? बाय ड्रॉइंग नॉर्मल टू इट्स सरफेस। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी नॉर्मल, इसकी सरफेस के ऊपर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे हमारे दो केस अराइज हो सकते हैं, नॉर्मल में भी आउटवर्ड, नॉर्मल में भी इनवर्ड। दो साइड नॉर्मल ड्रॉ हो सकता है, नॉर्मल इज ए परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो हमें हमेशा जो नॉर्मल लेना है वो कौन सी डायरेक्शन का लेना है? आउटवर्ड डायरेक्शन का नॉर्मल लेना है। तो अगर हमें एरिया को वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो हमने लिखा डेल्टा एस वेक्टर, वेक्टर फॉर्म। तो वेक्टर के अंदर हमारी दो चीजें हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, मैग्नीट्यूड। डेल्टा एस इज मैग्नीट्यूड, ठीक है। और एन कैप हमें पता है, इट इज ए यूनिट वेक्टर एंड इट यूज टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन। और यहाँ पे डायरेक्शन कौन बताएगा हमें? नॉर्मल। और नॉर्मल की डायरेक्शन हमेशा कौन सी लेनी है? आउटवर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है गोस लॉ को समझने के लिए दैट इज एरिया वेक्टर। जनरली हम एरिया को कंसीडर करते हैं एज ए स्केलर क्वांटिटी, बट टू अंडरस्टैंड गोस थ्योरम वी कैन कंसीडर इट एज a vector quantity, and every vector quantity has two things. First one is magnitude and direction. Every area has its magnitude, but we can find out its direction by drawing normal to its surface. तो हमारे यहाँ पे दो नॉर्मल ड्रॉ हो सकते हैं, वन आउटवर्ड, सेकंड इज इनवर्ड। तो हमेशा जो नॉर्मल लेना है दैट इज आउटवर्ड, ठीक है। सेकंड हमारे यहाँ पे जो टॉपिक आता है दैट इज फ्लक्स। तो फ्लक्स को समझते हैं। गोस थ्योरम को समझने के लिए दो टॉपिक का समझना जरूरी है, एरिया वेक्टर एंड सेकंड वन इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर an area in electric field is a measure of number of electric field lines crossing this area. इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है, अगर मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक एरिया था, जैसे ये हमारे पास क्या है, एक रीजन है, एक एरिया है। हमने इस एरिया को किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख दिया, तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग दिस रीजन, क्रॉसिंग दिस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू ए गिवन एरिया। अगर हमें फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फ्लक्स को हमारा रिप्रेजेंट होता है फाई, फ्लक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है विद फाई। तो फाई की हमारी वैल्यू दो फैक्टर के ऊपर डिपेंड करेगी। सबसे पहले देखिए, फ्लक्स ज्यादा कब होगा, किसी रीजन में से कितनी ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर सकती है, दैट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। मान लीजिए हमारे पास क्या है, हमने एक रीजन ले लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसके अंदर हमारी 3, तो इस रीजन के अंदर से केवल 3 ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर पाएंगी। लेकिन हमारे पास सेम एरिया है, लेकिन हमारे पास क्या है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो बहुत ज्यादा डेंस है, बिल्कुल पास पास में है। तो मान लीजिए यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है 10, तो इस गिवन रीजन में से ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर सकती है। तो फर्स्ट हमारा जो फैक्टर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड।
ठीक है। और सेकंड हमारा किसके ऊपर डिपेंड करेगा, दैट डिपेंड अपॉन एरिया। अगर हमारा एरिया कम होगा रीजन का तो कम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर सकती हैं, सेकंड अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा क्रॉस कर सकती है। तो फाई को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है, फ्लक्स को रिप्रेजेंट करना है, तो दैट इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू ई डॉट डेल्टा एस। डेल्टा एस का मतलब एरिया वेक्टर, ठीक है। तो डॉट प्रोडक्ट है दोनों के बीच में, अगर हम इनको सिंप्लीफाई करते हैं तो फाई इज इक्वल टू ई डी एस और डेल्टा एस कोस ऑफ थीटा, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले हमने पढ़ा एरिया वेक्टर, सेकंड हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अब करते हैं गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम का मतलब क्या है, द सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक field or electrostatic field produced by any source over any closed surface S enclose a volume V in vacuum. That is, electric flux over any closed surface in vacuum S is 1 by epsilon naught time over the total charge contained inside S. मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक चार्ज, ठीक है। चार्ज हमें पता है, चार्ज इट में बी पॉजिटिव इट में बी नेगेटिव, एंड इफ देर इज एनी चार्ज इट में प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो मान लीजिए हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या करेगा, चारों साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रिएट करना शुरू कर देगा। अब हमने क्या किया, इस चार्ज से कुछ रीजन पे जाके एक रीजन क्रिएट कर लिया, दैट रीजन इज नोन एज गॉसियन सरफेस। हमने यहाँ पे क्या किया, एक गॉसियन सरफेस क्रिएट कर ली। तो इस सरफेस के अंदर से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगी, और यहाँ पे हमने जो एरिया जो रीजन क्रिएट किया है, मान लीजिए उसका वॉल्यूम कितना है V, और जो इसने जो सरफेस हम कह सकते हैं, इसने जो हमारा जो सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया इंक्लोज किया दैट इज S। वॉल्यूम V है, टोटल सरफेस एरिया इंक्लोज S। तो इसके द्वारा जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हमने बताया है प्रीवियस स्लाइड के अंदर, हमने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग थ्रू ए गिवन रीजन। अब यहाँ पे हमने क्या किया, एक इमेजिनरी सरफेस तैयार कर ली। इस इमेजिनरी सरफेस के अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे दैट इज इक्वल टू फ्लक्स, एंड दैट इज आल्सो गिवन बाय गॉस थ्योरम। और वो फ्लक्स की वैल्यू हमें पता है किसके बराबर होगी, चार्ज इनसाइड दैट क्लोज सरफेस। वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, 1 बाय एप्सिलॉन नॉट टाइम्स चार्ज इनक्लोज दिस सरफेस, ठीक है। तो हम फाई की वैल्यू कह सकते हैं, फाई हमें पता है प्रीवियस स्लाइड के अंदर हमने पढ़ा था, किसके ऊपर डिपेंड करता है, E डॉट डी एस इज इक्वल टू, और ये कह रखा है ओवर एनी क्लोज सरफेस। हमारा जो सरफेस है वो किस प्रकार का होना चाहिए, क्लोज। तो हमने यहाँ पे ये क्या किया, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, लेकिन बीच में सर्कल का मतलब क्या है, हमारा जो सरफेस है दैट इज क्लोज सरफेस। तो इसके द्वारा जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा दैट इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, किसका एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, जो हमने अपने क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज रखा है। मान लीजिए हमने चार्ज कितना रखा है, क्यों। तो गॉस थ्योरम हमें एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करके बताती है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर है, 1 बाई क्यू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स टू द चार्ज इनक्लोज इन दैट सरफेस, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम देखते हैं प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। अब हम गॉस थ्योरम का प्रूफ चेक करते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, मान लीजिए हमारे पास का एक स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर के सेंटर के ऊपर हमने चार्ज रखा क्यों, स्फीयर का हमारे पास जो रेडियस है हमने एज्यूम कर लिया कितना है r। केवल हम यहाँ पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, वेक्टर हम अगर हमें इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना पड़े तो वो भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्यू से हमारा मान लीजिए यहाँ पे पॉइंट है P, सेंटर मान लिया O, स्फीयर के O सेंटर पे हमने चार्ज रखा Q, और इस से हमने P डिस्टेंस पे, जो डिस्टेंस R के बराबर है, उस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखेंगे तो फाइंड आउट करेंगे वो किसके बराबर होगी, KQ बाय R स्क्वायर, ठीक है। हमारा फ्लक्स का फार्मूला था फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी एस ओवर द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू लेके इसको इसके बराबर प्रूव कर देंगे।
तो यहाँ पे हमारा जो फ्लक्स है इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी पॉइंट पे, दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब हमने क्या किया, जो हमारा ये चार्ज है दैट क्रिएट ए थ्री डायमेंशन गॉसियन सरफेस। यहाँ पे हमारा सरफेस गॉसियन सरफेस किस प्रकार के हो सकते हैं, 3D, क्योंकि अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो उसके चारों साइड में आर डिस्टेंस पे एक थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट मींस शेप क्रिएट हो जाएगी, दैट इज ऑफ स्फीयर शेप। तो अगर हमने आर डिस्टेंस पे लिया तो आर डिस्टेंस पे हमने क्या किया, सॉरी आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट लिया पी। यहाँ पे अगर हम एक स्मॉल एरिया एज्यूम कर लेते हैं दैट इज डी एस, तो इस रीजन के अंदर से हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे दैट इज, हमने मान लिया आप कितनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है ई। तो ई डॉट डी एस अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो कितना होगा हमारा, ई इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, के क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू डी एस, ठीक है, इज इक्वल टू ये वैल्यू किसके बराबर आ गई, 5 के। और अगर हमें ये डी एस स्मॉल रीजन है, अगर हमें टोटल सरफेस पे से फाइंड आउट करना पड़े तो हमारे पास स्मॉल पोर्शन है, टोटल फाइंड आउट करना है तो हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ओवर द क्लोज सरफेस। इंटीग्रेशन किसका होगा, जो स्मॉल पार्ट है, स्मॉल पार्ट हमारा यहाँ पे क्या है, ds है, तो हमारा फाई की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो इंटीग्रेशन से बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज सरफेस एंड ds। अगर हम इस सरफेस के ऊपर ऐसे ऐसे छोटे छोटे ds रीजन लेंगे तो उन सभी को मिलाने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, एक प्रकार की सरफेस तैयार हो जाएगी, पूरा का पूरा स्पीयर का सरफेस तैयार हो जाएगा, सरफेस एरिया तैयार हो जाएगा। एंड दैट टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए स्पीयर इज इक्वल टू, तो हमारी जो ये वैल्यू है वो किसके बराबर हो जाएगी, 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फाइव इज इक्वल टू के की वैल्यू है हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर इंटू में 4 पाई r स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, आर स्क्वायर से आर कैंसिल आउट, तो हमारी जो फ्लक्स की वैल्यू दैट इज क्यू बाई एप्सिलॉन। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉसियन सरफेस फॉर ए स्पेरिकल सरफेस, फॉर ए स्पेरिकल सिमेट्रिक सरफेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या कह रखा है, अभी तक हमने कहा था अगर मान लीजिए हमारे पास चार्ज है क्यू, ठीक है, इससे हमें एक डिस्टेंस है आर, आर डिस्टेंस पे हमें फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़े तो फ्लक्स की वैल्यू होगी हमारी क्यू बाई एप्सिलॉन टाइम्स। एप्सिलॉन टाइम्स कब होगा, जब हमारा चार्ज और उस पॉइंट के बीच में हमारा रीजन किस प्रकार का है, एयर और वैक्यूम, ठीक है। अगर मान लीजिए पॉइंट चार्ज के बीच में और हमारे सरफेस के बीच में जो रीजन है इट में बी फिल्ड विद ए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की, तो उस केस में हमारा जो फ्लक्स का फार्मूला है वो किसके बराबर हो जाएगा, क्यू बाय टोटल चार्ज बाय के एप्सिलॉन, और के एप्सिलॉन नॉट को हम कितना लिख सकते हैं, क्यू बाय एप्सिलॉन, ठीक है। तो उस केस में हमारी जो फ्लक्स की वैल्यू है दैट इज क्यू बाय एप्सिलॉन। इंपॉर्टेंट बात कह रखी है, इफ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है, इफ देयर इज नो नेट चार्ज विद इन ए क्लोज सरफेस, अगर मान लीजिए हमारे पास क्लोज सरफेस के अंदर टोटल नेट चार्ज जीरो है, टोटल नेट चार्ज का मतलब जैसे मान लीजिए हमारे पास ये सरफेस है, क्लोज सरफेस होनी चाहिए सबसे पहले, यहाँ पे हमने चार्ज लिया +2 कूलम, एक ले लिया माइनस का क्यू, एक ले लिया माइनस क्यू, टोटल चार्ज है 3, +2 -q -q, अगर इनका टोटल देखा जाए तो टोटल चार्ज हमारे पास है 0। तो अगर टोटल चार्ज इनसाइड ए क्लोज सरफेस इज 0 देन फ्लक्स ड्यू टू these चार्जेस इज आल्सो 0।